गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्षिता गुरु अकेडमी। जैसा कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में। ये होता क्या, इसको समझेंगे, फिर इसके इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो ये हमने बोर्ड पे लिख दिया है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dny/dxn प्लस a1 dn-1y/dxn-1 प्लस a2 dn-2y/dxn-2 प्लस एंड सो ऑन an y इक्वल्स टू r। ठीक, यहाँ पे जितने a1 a2 दिख रहे हैं सारे क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जो राइट साइड में r है वो क्या है, इज द फंक्शन ऑफ x इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द nth ऑर्डर विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, n है, इसलिए इसको हम लोग nth ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसको सॉल्व करने से। छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, ये सेकंड ऑर्डर का है। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। dy/dx2 प्लस p और q यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। dy/dx प्लस qy इक्वल्स टू r, r क्या है, फंक्शन ऑफ x है। कुछ हम लोग नोटेशन का यूज करेंगे, उसको आप देख लीजिए, पता भी है आपको। हमने जब सक्सेसिव की बात किया, सक्सेसिव डिफरेंशियल, वहां पे हमने बताया भी था। जो कैपिटल डी को हम लोग dy/dx लिखते हैं, dy हो गया तो जाहिर सी बात है dy/dx को हम लोग कैपिटल dy लिखते हैं। ठीक है, d2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d2y/dx, इसलिए d2y को हम क्या लिखेंगे, d2y/dx2 के प्लेस पे d2y लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे d2y/dx2 है, जैसा कि हमने बताया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, d2y, वही हमने लिखा, प्लस p था, p लिखे, और ये dy/dx है, इसको क्या लिख सकते हो, और dy लिख सकते हो। दिस योर प्लस q और y इक्वल्स टू r। ठीक है, y आप सारे में से बाहर ले लिया, तो d2 प्लस pd प्लस q इक्वल्स टू r। अब बात आती है इसकी सोल्यूशन की। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन होता है, यहाँ पे हम लोग एक जो कंप्लीट सोल्यूशन की बात करें तो क्या होता है, CF प्लस PI। CF क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। ठीक है, CF क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, और PI क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो CF और PI दोनों का सम लेते तभी इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का कंप्लीट सोल्यूशन माना जाता है। ठीक है, तो एक चीज और है, जिसे इसमें भी एक आता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस का मतलब यहाँ पे सेंस ये है कि जो राइट साइड में है क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यदि राइट साइड वाला पोर्शन जो r जिसे हमने लिखा है, यदि जीरो हो जाता है ना, उस केस में आपको PI निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो CF होगा, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट इज योर सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब बात आती है कि जो है CF कैसे निकाला जाए। CF का जो है एक टाइप है ना, पर्टिकुलर टाइप है भाई, इस टाइप का रूट होंगे तो CF क्या होगा, है ना, इक्वल रूट होंगे तो क्या होगा, CF जो है रियल एंड यूनिक होंगे तो क्या रूट होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कुछ दो चार टाइप से उस टाइप हम लोग CF की बात कर लेते हैं। फिर इसी तरीके से कुछ CF है ना, CF हम लोग कैसे निकालते हैं, सॉरी CF तो हमने बता दिया, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, तो दोनों पे बेस्ड हम लोग 1 by 1 चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे CF के बारे में, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए मेथड देखिए। पहला मेथड है कि रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट। सबसे पहले देखिए करते क्या है, जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना, उसके बाद हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस बात को समझिए। यहाँ पे सिंपल सी बात, जैसे सपोज करो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप है, d2y/dx2 है, प्लस 2dy/dx है, प्लस 3y इक्वल्स टू x। ठीक, तो पहला काम हमारा ये होगा CF निकालना है। ठीक है, इसको आप जैसा कि हमने बताया, इसको किस तरीके से लिखोगे, d² लिखोगे, d2y लिखोगे, है ना, 2dy लिखोगे, प्लस 3y इक्वल्स टू 0 लिखोगे, या इसको x लिखो, है ना। अभी इसको 0 कर देते हैं, होमोजीनियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या लिख सकते हो, y कॉमन, यानी d2 प्लस 2d प्लस 3y इक्वल्स टू 0, इतना कर ले जाएंगे। ये चीज तो हमने बता दिया। अब हमें करना क्या है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन करने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जहां पे डी है, अब जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में आता तो हम लोग ये सब करते नहीं, सीधे ही हम यहाँ पे लिखे m² करके सीधा सिंपली सॉल्व करते थे। लेकिन जैसा कि मेंस में आपको लिखना है विधिवत पूरे अच्छे तरीके से, तो सही तरीके से आपको सीखना होगा कैसे लिखना है। अब लिखेंगे
कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डी को जो है आप एम से रिप्लेस करोगे, यानी एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दोगे। अब इसको आप क्या करोगे, सिंपली सॉल्व करोगे तो जो रूट आएगा उसी पे डिपेंड करेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का CF क्या होगा। ठीक है, सपोज करो कि इसको आपने सॉल्व किया और इसका जो रूट आ गया रियल आ गया, डिस्टिंक्ट आ गया। मतलब रियल आने का मतलब रियल आ गया और इसकी जो रूट है रिपीटेड नहीं है ना, यूनिक है। ठीक है, उस केस में जो आपका वही हमने लिखा है, इफ m1 एंड m2 आर टू रियल रूट्स, है ना, टू रूट्स, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF मींस आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जैसा कि हमने बताया कोई डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे 0 है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और उस केस में जो जनरल सोल्यूशन होता है, जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है, उस केस में केवल हम लोग CF फाइंड आउट करते हैं, PI निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग वहीं पे निकालते हैं जहां पे राइट साइड आपका क्या हो, नॉन जीरो या फंक्शन ऑफ x हो। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, PI निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो अभी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता था, ज्यादातर इधर 0 ही देता था। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूरी है कि आपका नॉन जीरो जो फंक्शन ऑफ एक्स, यानी आपको PI भी निकालना पड़े। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन के लिए आपको कंप्लीट सोल्यूशन के लिए आपको CF भी निकालना पड़े, यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना पड़े और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़े। ठीक है, ये आपका CF हो गया। कब, जब आपका रूट क्या हो, रियल है और डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, तो ये आपको याद, इसलिए इसको मैंने एक जगह लिख दिया बकायदे। ठीक है, इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए एक जगह, है ना। एग्जाम टाइम में क्या हो, केवल आप पलट लेंगे फिर दिख जाए हाँ इसका ये है, तो चीजें सेट हो जाती माइंड। नहीं तो पता चला कि रिविजन टाइम में। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, कितना भी पढ़ लीजिए, एग्जाम के टाइम यदि आप रिविजन नहीं कर पाते, ठीक है, तो सब बेकार हो जाता है। सारा सब कुछ आपको आता है अच्छा खासा, लेकिन एग्जाम के टाइम यानी 1-2 दिन पहले आपका पता चले जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज नहीं कर पाए, बहुत अच्छी तैयारी है, सब कुछ 0 हो जाएगा। ये चीज समझ लीजिए। होता क्या है, कभी कभी लगता है जैसे अभी आप इसको पढ़ोगे ना, आएगा खूब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, अरे कहीं से पूछे मुझे कोई दिक्कत नहीं। बात सही है, एट टाइम आपको तैयार है, लेकिन जैसे ही 10-15 दिन बीतता है, 1 महीने बीतता है, सब पूरी तरीके से कुछ चीजें माइंड में होती हैं, लेकिन फार्मूला वगैरह कुछ फिर कंफ्यूजन होने लगता है, ये होगा कि ये होगा, आपको थोड़ा सी डाउट होने लगता है ना। तो इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस करके करिए, वो भी लिख लिख के। यानी अभी चीज मैथमेटिक्स में बहुत होता है, समय तो कम लगता है पढ़ने में, रिविजन में, लेकिन होता ये कि भाई आप पढ़ ले जाते हो और आप कॉन्फिडेंस आ रही है मैं तो कर ले जाऊंगा। जब एग्जाम पे आप बैठते हो, पेन चलाना शुरू करो, तहाँ आप फंसना शुरू करते हो। ये सब चीजें किसका, इसकी ये सब ऐसा चीजें होती क्यों, सिर्फ और सिर्फ रीजन है प्रैक्टिस का कम होना, है ना। एग्जाम में एंट्री करते समय कम से कम एक प्रॉब्लम को 7 टाइम्स जो है आपको रिवीजन करना चाहिए, तभी वो जाके आपका होता है, अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाता है, ढेर सारी फिर कंफ्यूजन आती है। ठीक है, तो चलिए दूसरा केस में आते हैं, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। सबसे पहला काम समझ में, इसको आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे। ठीक है, फिर उसको आप सॉल्व करोगे, फिर उसका रूट निकालोगे। रूट रियल और डिस्टिंक्ट हो गया तो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो जाएगा। जब आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, रियल एंड इक्वल हो जाए, क्या है, हो जाए इक्वल हो जाए, यानी दो रूट है, सपोज करो ये आपका उसका ऑर्डर 2 है। हालांकि जरूरी नहीं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2 हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, 4 ऑर्डर का भी दिया जा सकता है। इसके लिए आप रेडी रहेंगे, रहिएगा। ठीक है, तो मजे की बात यह है कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव में क्या करना होता था तो पता चल जाता ऑप्शन से ही इसका रूट क्या होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको आंसर नहीं दिया रही, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो दूसरा केस क्या कहता है, जब आपका इक्वेशन का रूट क्या हो, रियल हो, इक्वल हो। उस केस में इक्वल का मतलब दोनों रूट सेम हो गया। मान लो आपका m1 m2 दो रूट थे, दोनों सेम हो गए, इट मींस हम उसको मान लिया m हो गया। उस केस में जो CF होगा y क्या हो जाएगा, C1 + C2 x e⁻mx हो जाएगा। ये आपको याद रखना, कब ये होगा, जब आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट है रिपीटेड हो और रियल हो। उस केस में आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है C1 + C2 x e⁻mx। ठीक है, अभी क्वेश्चन इस पे बेस्ड कराएंगे तो और चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसमें कुछ भी नहीं, और 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपको GIC मेंस में मिलने वाले हैं, वेरी शॉर्ट। और जो है जो आपका जो क्वेश्चन है लॉन्ग में भी आ सकता है, जब दोनों पूछ लेगा, जिसमें CF भी पूछ लेगा, PI भी पूछ लेगा, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया। ठीक है, तीसरा केस देखो, जब रूट आपका क्या हो जाए कॉम्प्लेक्स। ये भी तो हो सकता है कि आपका रूट कॉम्प्लेक्स आ जाए, यानी पहला रूट ये क्या है, अल्फा प्लस आई बीटा आ जाए, दूसरा रूट क्या हो जाए, अल्फा माइनस आई बीटा। उस केस में आपका जो CF होगा ये होगा e⁻α x C1 cos βx + C2 sin βx।
अल्फा यहाँ पे क्या है ये, ठीक है, बीटा क्या है आई का कोएफिशिएंट कर सकते हैं, ठीक है, ई टू पावर अल्फा एक्स C1 मींस कोई कांस्टेंट, ठीक है, और हमने बताया था कि जितने भी ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही कांस्टेंट होंगे, ठीक है। अभी दो दो, अच्छा एक चीज और, जैसे यहाँ पे एक और आ जाता, मान लो रूट, जैसे सपोज करो आपने आज भी क्वेश्चन सॉल्व किया, हालांकि ये भी क्वेश्चन कराएंगे वहाँ पे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आ गया 2 2 2, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है पता है, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और e रेज टू पावर m, यानी ये आपका 2x ऐसा। तब यहाँ पे यानी 3 हो जाए, क्यों, क्योंकि आपका जो आज इक्वेशन है वो क्यूबिक रहा होगा, है ना, जाहिर सी बात है क्यूबिक रहा तभी तो 3 रूट्स मिला है ना। इस तरीके से करते हैं। अब ये चीजें तब आप सीखोगे जब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने केवल 2 रूट के लिए लिखा, भाई जरूरी थोड़ी ना है कोई 2 रूट हो, पता चला जिसका ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया जिसका ऑर्डर 3 हो और तीनों रूट रिपीटेड हो जाए। अब आपको हमने ये बताया कि C1 प्लस C2x ई टू पावर mx यानी 2 रूट इक्वल हो जाएंगे। अब एग्जाम में आ गया 3 रूट इक्वल हो गए, तब आप कंफ्यूजन नहीं, सिमिलर पैटर्न C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चौथा होता तो C4x क्यूब हो जाता ई टू पावर mx, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना, हालांकि अभी क्वेश्चन इस टाइप हम कराएंगे तो वहाँ पे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आप देखो आज क्वेश्चन जैसा कि बताया क्या है आपका कॉम्प्लेक्स रूट, उस केस में आपका CF होगा ई टू पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में आपका C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले CF के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर PI के करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिस्कस, कह रहा है कि dy/dx2 प्लस 3dy/dx माइनस 54y इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना तो राइट साइड में 0 है ना, तो इसका जो CF होगा वही क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसका जो CF होगा वही क्या होगा इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। राइट साइड में कोई फंक्शन ऑफ x होता तो हमें PI निकालने की जरूरत होती। इसको दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा, d2y प्लस 3dy माइनस 54y इक्वल्स टू 0। यहाँ से d2 प्लस 3d माइनस 54y इक्वल्स टू 0, है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लो, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया d के प्लेस पे m लिख दो, यानी m स्क्वायर, फिर y नहीं लिखना है, ठीक है। 3m माइनस 54 इक्वल्स टू 0। अभी आपका क्वाड्रेटिक है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक नेम है ना। तो 9 6 कितना होता है 54, और इस सब्ट्रैक्ट करने से 3 आना चाहिए, ठीक है। स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से इसको करना है, ठीक है। तो 9 माइनस 9m माइनस 6m हो जाएगा, माइनस 54 इक्वल टू 0। क्यों भाई, इसको आप यहाँ से m कॉमन ले लो तो m प्लस 9 और यहाँ पे 6 कॉमन लो तो m प्लस 9 इक्वल टू 0। This is your m plus 9 and m minus 6 equals to 0. So m plus यानी जो है m की वैल्यू डायरेक्ट 9 लिखो, m की वैल्यू 6, ठीक है। दो वैल्यू आएंगी, एक m की वैल्यू -9 हो जाएगा और एक m की वैल्यू 6 हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि जब रूट क्या हो, रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, उस केस में आपका जो CF होगा, है ना, यानी आपका जो है CF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ई रेज टू CF मींस वही सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो अदरवाइज राइट साइड में होता तो हम y ना लिखते, सिर्फ CF तब लिखते। जब राइट साइड में 0 रखेगा तो हम लोग y लिखेंगे, यानी सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्या बताया था, यानी जो है अलग अलग रूट हो जाएंगे, तो C1 e टू पावर mx m1x प्लस C2 e टू पावर m2x, यही तो हमने बताया था। तो C1 e टू पावर m1x मान लो ये आपका m1 है, ठीक है। m1 यानी माइनस 9x हो जाएगा प्लस C1 यहाँ लिखो प्लस C2 e रेज टू पावर 6x, बस दिस इज योर सोल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस प्रॉब्लम को देखिए, कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑलरेडी इस फॉर्म में दे दिया है डी के फॉर्म में, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो इसका डायरेक्ट हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, यानी m रेज टू पावर 4 प्लस 8m स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 यानी स्क्वायर हो जाएगा किसका, m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, चेक कर लो।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 8m स्क्वायर, ठीक है भाई, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यानी m स्क्वायर प्लस 4 m स्क्वायर प्लस 4 m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको, तो यहाँ से m की जो वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 2i, ठीक है। और इसको करोगे तो यहाँ से भी 0 और प्लस माइनस 2i ये मिलेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है बाई क्वाड्रेटिक है, यानी इसके 4 रूट मिलेंगे, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। अब बात आती है कि इसका CF क्या होगा। जो CF होगा वही क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जनरल सोल्यूशन इज, या CF लिखो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रूट रिपीटेड भी हो रहे हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो रहा है। जो कॉम्प्लेक्स जो हमने बताया था कभी जब हाईवे रूट कॉम्प्लेक्स होगा उस केस में आपका जो CF होता था e⁻α x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, आपको याद होगा जब आपका रूट क्या था m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा था, याद है ना। वही सेम केस यहाँ पे भी है। अल्फा मीन्स यहाँ पे 0 दे दिया है, बीटा मीन्स आपका यहाँ पे 2 है। और लेकिन यहाँ पे रूट रिपीटेड, जैसे सिर्फ एक होता तब ये काम कर जाता, लेकिन अभी रिपीट भी तो कर रहा है 2 बार। इसी में यानी क्या करेंगे, जहाँ पे रिपीटेड हो रहा है इसको देखो, इसको हम इसका जो CF लिखेंगे e⁻ अल्फा मीन्स तो 0 हो जाएगा, है ना। अल्फा देखो ये आपका 0 हो, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया आई बीटा, ठीक है। तो अल्फा 0 हो गया और यहाँ पे जो C1 लिखेंगे ना तो यहाँ पे रिपीटेड हो रहा है, इसलिए C1 प्लस C2 x लिखेंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पे cos बीटा x मीन्स 2x प्लस C2 मीन्स आपका यहाँ पे हो जाएगा, हाँ ये भी रिपीट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे C3 प्लस C4x और यहाँ पे जाएगा sin 2x, ये होगा। चेक कर लो भाई, यही तो होगा ना। अब देखिए यहाँ पे भी 4 कांस्टेंट आ गए, है ना। CF में क्योंकि इसका ऑर्डर जो था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी 4 था, तो बस दिस इज सॉल्यूशन, ये v⁻0 यानी 1 हो जाएगा। ये डायरेक्ट y की वैल्यू यही हो जाएगा C1 प्लस C2x, इसको समझ लीजिए क्वेश्चन को, प्लस C3 प्लस C4x sin 2x, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो है कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग दोनों पे मिक्स प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है पहला केस क्या होगा, व्हेन r इक्वल्स टू e रेज़्ड टू पावर ax। इसका मतलब क्या है, जैसा कि हमने बताया जो डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका फॉर्म होगा, सपोज करो मान लो आ गया आपका d2y प्लस 3dy प्लस 4y इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया जो है e⁻2x, ठीक है। ये जो राइट साइड में है यही तो आपको याद, आर हमने लिखा था, आपको याद होगा, यहाँ पर हमने आर लिखा था। वही आर जब 0 ना हो करके कुछ कोई फंक्शन ऑफ एक्स हो तो उसी केस में हम लोग पी आई निकालते हैं, यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलिए या पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अब सपोज दैट कि मान लो जो आपका राइट साइड में जो है यानी होमोजेनियस ना हो, तो उस केस में क्या हो, e⁻ax टाइप हो, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं इस चीज को ध्यान से देखिएगा। पहला केस यही है, तो उस केस में हम लोग पर्टिकुलर लिखते क्या है, 1/f(d) लिखते हैं, यानी f(d) का मतलब क्या, 1/f(d), यानी ये जो आपका गिवन एज अ जेन्युइन इक्वेशन है इसको d के फॉर्म में लिखेंगे, हर जो चीज आपका ये है, ठीक है, इसको लिखेंगे। फिर e⁻ax यानी जो प्रॉब्लम में गिवन है, ये आएगा क्या, एक्चुअली जहां जहां जो फंक्शन ऑफ d है यानी d है उसके प्लेस पे, देखो यही तो लिखा हमने 1/f(e), एक्चुअली क्या था, फंक्शन ऑफ d था। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर, अभी आप देखते चलिए हो क्या रहा है। तो 1/f हो जाए e रेज़्ड टू पावर ax, यानी हुआ क्या, जहां जहां d था जो e⁻ax यानी x का जो कोएफिशिएंट था उसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू उसको a वाली जो वैल्यू है वहां पे रख देंगे, कहां पे, d के प्लेस पे, बशर्ते प्रोवाइडेड f(a) नॉट इक्वल टू 0, यानी पता चले कि जो e यानी x का कोएफिशिएंट है जो a की वैल्यू है, पता चले कि d के प्लेस पे रखते ही क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो फिर मैटर गड़बड़ हो जाएगा। शर्त क्या होनी चाहिए, प्रोवाइडेड f(a) नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सपोज दैट 0 हो गया, यदि नहीं 0 हो तो आपका प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व, ठीक है। मान लेते हैं कि 0 हो गया, इफ f(a) इक्वल टू 0 देन पी आई क्या हो जाएगा,
1 अपान एफ ऑफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 अपान एफ डैश डी। इट मीन्स जब जीरो हो जाएगा यहाँ पे आप एक्स लिखोगे और जो एफ ऑफ डी है उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे इंटू ई टू पावर ए एक्स लिखोगे, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या एक्स ई टू पावर ए एक्स आ जाएगा। एफ डैश ए यानी एफ डैश डी का मतलब क्या, जहाँ पे डी है वहां पे यानी ई टू पावर ए एक्स का कोफिशिएंट ए उसको आप रख दोगे, लेकिन प्रोवाइडेड एफ डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ पे भी यदि जीरो हो जाएगा तो फिर आपको यही काम करना। सपोज दैट एफ डैश इक्वल टू जीरो हो जाए, उस केस में जो पी आई होगा यानी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन एफ डबल डैश डी। इट मीन्स उसको जो फंक्शन ऑफ डी था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, बशर्ते यहाँ पे भी कंडीशन ये है कि एफ डैश डी जो है यानी एफ डबल डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन एफ डबल डैश ए, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन यहाँ हमने ले भी लिया है, अब इसको हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका दोनों मेथड जो हमने यहाँ पे बताया दोनों चीजें हो जाए। तो सबसे पहला काम ये है कि आपका यहाँ राइट साइड में गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स, तो सिर्फ हमें यहाँ नहीं सी एफ निकालने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें सी एफ भी निकालना पड़ेगा और पी आई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट सोल्यूशन के लिए आपको जो है क्या निकालना पड़ेगा, सॉरी जनरल सोल्यूशन के लिए सी एफ निकालना पड़ेगा यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन दिस मच यानी डी के प्लेस पे एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक। ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कर लीजिए कितना 3 3 9 यानी m प्लस एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3m प्लस 9 इक्वल टू 0 यानी m यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा m प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो m प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, m प्लस 3 और m प्लस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स m की वैल्यू क्या हो जाएगा -3 और -3, ठीक है। अब इसका जो CF की बात करें, अब ये CF आपका जनरल सोल्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ये राइट साइड में नॉन जीरो है, तो CF आपका इसलिए यहाँ y मत लिखिएगा, CF लिखिएगा। CF अब रूट क्या है, रिपीटेड हो गए यानी C1 प्लस C2x ई रेज टू पावर -3x, दिस इज योर CF, ठीक है भाई। ये CF आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं PI की। PI में आपका जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। इसको हम राइट साइड में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये PI लिख दे रहे हैं। PI का मतलब यहाँ पे आ गया आपका जो है 1 अपान, अब जो आपने ये है जिस फॉर्म में था डिफरेंशिएट डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, ठीक है। इतना ही लिखना है, यहाँ पे y नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो भी है देखो 1 अपान एफ ऑफ डी ई टू पावर एक्स, जो भी आपका राइट साइड में गिवन है उसको लिख लो, इनटू यानी जो है ये 5 ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर -3x, ठीक है। इस चीज को हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हमें दिक्कत करेगी। अब इसको अलग अलग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 5 ई टू पावर 2x प्लस सॉरी 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इंटू ई टू पावर -3x। 5 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। अब वही फार्मूला लगाते हैं, 1 अपान एफ ऑफ ई टू पावर एक्स हो जाएगा, यानी ए यहाँ पे क्या है आपका ये ए है, यहाँ पे रखो कितना आ जाएगा, हालांकि यहाँ कहीं नेगेटिव तो है नहीं तो डेफिनेटली 0 नहीं होगा, यानी 1 अपान एफ ऑफ ए यानी जो है मैं डायरेक्ट कर दूँ, एक बार स्टेप लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 9 यही तो होगा, ठीक है। और ई टू पावर 2x है, इसको आप लिख लीजिए फिर से। अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे ये क्या है -3, तो -3 3 9 ये कैंसिल आउट, आपका यहाँ पे आ जाएगा जो है -9 ये हो जाएगा और 13, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान सॉरी यहाँ पे 9 ये 0 कर देगा भाई, कैसे देखो ना, ये 9 हो जाएगा प्लस यहाँ पे -36 हो जाएगा, नहीं 18 हो जाएगा, सॉरी -18 प्लस 9 जब रखो यहाँ पे वैल्यू रखो कितना 9 हो जाएगा और 6 3 18 और यहाँ पे 9 ही रहेगा, तो 9 और 18 0 कर देगा। अभी हमने बता दिया क्या एफ ऑफ ए रखने पे 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 0 हो गया, तो अब करोगे क्या, अब करने का मतलब जब 0 हो जाए तो यहाँ पे एक्स करो और यहाँ पे इसको क्या करो डिफरेंशिएट करो, ठीक है। एक्स करो और इसको डिफरेंशिएट करिए यहाँ पे सिंपली,
तो आएगा कि आपका x यानी 1 इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा आपका 2d+6 आएगा, ठीक है, और e⁻³ तो रहेगा ही, ठीक। फिर इसको यहाँ पे देख लो, ये आपको सॉल्व करो कितना आ जाएगा भाई 5e⁻²x अपान ये 4 हो गया, 6 2 12, 16 और 16 9 20 25 और प्लस x, अब फिर से रखना पड़ेगा -3, तो -3 रखोगे तो फिर 0 कर देगा, इसलिए फिर से डिफरेंशिएट करें अगेन, तो डिफरेंशिएट कर लेकिन x × x करेंगे ना, तो 1 फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, e⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, e⁻²x अपान 5 + x² 2e⁻³x, ठीक है। अब ये आपका पीआई हो गया, जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन इज, सो कंप्लीट सोल्यूशन इज CF + PI, ठीक है। तो CF आपका कितना है C1 + C2x e⁻³ प्लस e⁻²x/5 प्लस x² 2 e⁻³ दिस इज योर कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग करते हैं। चलिए अनदर केस लेते हैं, सेकंड केस। चलिए सेकंड केस देखिए, कह रहा है कि व्हेन r = sin ax, साइन हो या कास हो दोनों के लिए एक ही रहेगा, और जहां साइन है वहां कास हो जाएगा, ठीक है। तो जब p को r = sin ax होगा उस केस में pi करेंगे तो 1/f(d²) sin ax = क्या होगा 1/f(-a²). यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करते क्या, जो d² है, जो sin ax यानी x का कोफिशिएंट जो a है, यहाँ पे d की जगह रखते हैं, लेकिन कहाँ रखते हैं, जहां पे d², सपोज करो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का दे दिया, देखो यहाँ पे दिया हुआ d² है ना, जब हम वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे जो a है इट मींस यहाँ पे sin सपोज करो 2 है तो 2 रखेंगे, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो -4, -2 का स्क्वायर नहीं करेंगे, माइनस देखो यहाँ पे -a² यानी -4 लिखेंगे यहाँ पे, और d की जगह हम लोग 2 नहीं करेंगे, जहां d² होगा वहीं करेंगे। यही थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं यहीं पे गलतियां क्या होती है, जो बच्चे हैं यहाँ पे भी रख दिया d² की जगह 2 तो सही है, लेकिन यहाँ पे भी d के प्लेस भी रख देते हैं, यहाँ 4 कर दिए और यहाँ पे क्या कर दे 3 2 6 कर दे, वो गलत होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बशर्ते प्रोवाइडेड f(-a) ≠ 0 होना चाहिए, 0 हो गया तो वही केस, वो सिमिलर पैटर्न जैसे हम लोग e⁻x वाले में किए थे, x करके 1/f'(d) किए, तो वही चीज यहाँ पे हो जाएगा। जब आपका ये 0 हो जाएगा उस केस में पीआई क्या होगा x × 1/f'(d), यानी जो d का मतलब समझ रहे हैं, इसको विथ रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट किया और sin ऑफ x हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड सेम पैटर्न पे, इसका सॉल्यूशन, पहला काम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m² - 3m + 2 = 0, इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, यानी इसको सॉल्व करोगे तो m² - 2m - m + 2 = 0 करोगे तो आपको मिल जाएगा, m कॉमन लोगे तो m - 2 और यहाँ पे कॉमन लोगे 1 यानी m - 2 = 0, तो m की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी और 1 आएगी, क्यों m की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 आ जाएगी और 1 आ जाएगी। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा CF क्या हो जाएगा e⁻²x प्लस हाँ ठीक है, अच्छा अलग अलग है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो C1 e⁻x प्लस C2 e⁻m2x यानी x सिंपली, ठीक। CF निकल गया, PI की बात करते हैं, फॉर PI के लिए क्या करेंगे 1/d² - 3d + 2 PI जो भी है राइट साइड उसको आप पूरा लिख लो 6e⁻³ प्लस sin 2x, ठीक है भाई। ये आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग लिख लो 1/d² - 3d + 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6e⁻³ प्लस 1/d² - 3d + 2 sin 2x। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिलेगा भाई, c कांस्टेंट है बाहर ही ले लो, जहां d है वहां क्या रखो e⁻x यानी जो पहला केस था, तो जहां d है वहां 3 रख दो सिंपली, बशर्ते दान 0 होना चाहिए थी, आपका आ जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है, 9 - 9
प्लस 2 ई टू पावर 3x। तो ये आपका 9 9 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा सिर्फ आपका ये 2 से 6 कैंसिल है 3, और इसको लेते हैं राइट साइड में जो है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको देखो ना, जहाँ पे डी स्क्वायर है वहां पे 2 रखेंगे। इट मीन्स आ जाएगा 1/d² यानी -4 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 4 नहीं लिखेंगे, माइनस, देखो माइनस ए स्क्वायर इसलिए -4 प्लस ए, यहाँ पे -3d है, और -3d को एज सच लिखेंगे। यहाँ पे 2 नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ d² जहाँ बस वही रखा गया ए की वैल्यू, ठीक है। -4 -3d प्लस 2 sin 2x, ठीक। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, चीजें नहीं विजिबल होंगी तो मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। आप आ रहा, अरे इसको मैं CF तो इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। ये आपका आएगा जो PI आ रहा है 3 × e⁻3x अपान, बस अपान में नहीं है, कोई बात नहीं, प्लस, और यहाँ पे क्या है भाई, -1/4 माइनस यानी जो है -3d और -2 sin 2x। क्यों भाई, चेक कर लो, यही तो आएगा, -3d -2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि भाई अब d² होगा तभी यहाँ पे बात बनेगी, ठीक है। यहाँ पे d² होगा तभी बात बनेगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हम ऊपर नीचे मल्टी, यानी 3e⁻3x तो रहेगा ही, माइनस यहाँ कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा 3d + 2 आ जाएगा sin 2x आ जाएगा। हम करते क्या है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसको नीचे d² बनाने के लिए, तभी तो हम यूज कर पाएंगे। किससे करेंगे, 3d - 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों करें, रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ताकि d² बन जाए। यहाँ पर आ जाएगा 3e⁻3x -1/a + b a - यानी 9d² - 4, और दिस जो sin 2x तो रहेगा ही। अब यहाँ जहाँ d² वहां पर हम वैल्यू रख सकते हैं, यानी 3e⁻3x - 1/9 विजिबल है ना भाई। d² की जगह रखेंगे क्या, -4 रखेंगे, ध्यान रखना। अरे -4 तो है ही, sin 2x, ठीक है। तो इधर मैं कर दे रहा हूं भाई, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 3e⁻3x, ये आपका आ जाएगा 36 -40 माइनस प्लस, तो 1/40 sin 2x, ये आपका PI हो गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन इस क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन CF + PI। तो CF शायद आई होप आपका क्या था, C1 e⁻x था, e⁻3x के जो भी रहा होगा, मुझे मैंने इरेज कर दिया, आई होप 2x था, प्लस C2 e⁻x था, PI आपके सामने है, ये 3e⁻3x प्लस 1/40 sin 2x, दिस योर कंप्लीट सोल्यूशन। ये क्वेश्चन आएगा CF + PI दोनों, तो आपका उसमें आएगा जो है लॉन्ग वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और तो हो चुका, ज्यादातर यही दोनों पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हमारे तरफ से ये भी टॉपिक फिनिश हो जाए। हालांकि अभी एक और इसका केस बचा है, वो आता नहीं है जल्दी एग्जाम में, लेकिन फिर भी कल मैं स्टार्ट करूंगा आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे स्टार्ट करने से पहले 1-2 केस और उसके हम डिस्कस कर लेंगे, हालांकि ज्यादातर यही आते हैं, ठीक है। तो एक केस अभी और बचा है, हम पूरा ही कर दें क्यों थोड़ा ही बचे, ठीक है। अदरवाइज ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से फिनिश हो गया, ठीक है। तो कल अब हम लोग मिलते हैं, थैंक यू, ट्रिग्नोमेट्री के साथ।